हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे जिसमें HCF और LCM अपन ने ज्ञात किया था, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। तो अब क्या करते हैं, अब अपन चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है, अपने को HCF दिया हुआ है दो संख्याओं 306 और 657 का अपने को क्या दिया हुआ है, HCF दिया गया है। और अपने को क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। HCF दिया हुआ है और LCM ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अपने को पता है पीछे ऊपर के जो दूसरा सवाल था, दूसरा क्वेश्चन था, उसमें अपन ने ये सिद्ध किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये अपन ने सिद्ध किया था, वही चीज़ अपन यहाँ काम में लेंगे। HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये अपन काम में लेंगे यहाँ पे, और LCM ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए कैसे। तो सबसे पहले इसका हल लिखते हैं, किस प्रकार से हल देखिए। हल है इस क्वेश्चन का कि अपने को क्या दिया गया है, दिया हुआ है, दिया है। पहले सबसे पहले क्या दिया है वो लिखते हैं। दिया है वो क्या दिया ये है कि HCF 306 और 657 का क्या है 9, ये अपने को दिया गया। और हम जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, अपन ने जो दूसरे क्वेश्चन में जो जांच की थी, क्या जांच की थी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर तो होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि HCF गुणा LCM और दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए ये अपन ने जांच भी की थी और अपन ये जानते भी है कि दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणा उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के वास्तविक गुणा के बराबर होता है, LCM गुणा HCF। ये अपन ने लिखा। और अपने को क्या है, HCF दिया हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का गुण HCF लिखते हैं, HCF। अब HCF यहाँ पे 306 गुणा 657 गुणा LCM ऐसे लिखते 306 657, और यहाँ पे 306 गुणा 657। ये अपन ने लिख लिया कि HCF किसका और LCM किसका, ये अपन ने यहाँ लिखा है। कोई यही चीज़ दोबारा लिखी है मैंने, कोई बड़ी बात नहीं। या HCF क्या है, 306 और 657 का HCF क्या दिए, 9 दिया हुआ है। और LCM अपने को ज्ञात करना है किसका, 306 और 657 का। ये देखो 657। अब देखिए ये 9 यहाँ पे गुणा में है, तो LCM अपने को तो LCM निकालना है, तो LCM को तो इस तरफ रखेंगे और 9 को उधर क्या ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। 9 को उधर क्या ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। 306 गुणा 657 के भाग में ले जाएंगे। तो देखिए LCM क्या बचता है अपने, LCM 306 और 657 का 306 गुणा 657 भाग 9 का क्या है, भाग। अब देखिए 9 का भाग सीधा ही दे देते हैं, 9 का भाग 306 में देते हैं, तो 306 में 9 का भाग देंगे तो यहाँ पे 30, 9 3 27, और फिर क्या बचा 3 36, 9 चौक 36। ये क्या आ गया 34 गुणा 657। अब देखिए 657 को क्या करना है अपने को, 34 से गुणा करना है। 657 को क्या करना है, 34 से गुणा। 4 7 28 हासिल क्या 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल 2, 24 और 2 26, ये 21 हासिल 2, 15 2 17 हासिल 1, 18 1 19। ये हो गया अपने 18 1। और ये देखिए 3 13
22,300 क्या आ गया 22,338 ये क्या आ गया ये एलसीएम। ये क्या किया गुणा किया अभी मैंने 657 को क्या 34 से गुणा किया था क्योंकि पहले 9 का भाग दे लिया अपन ने कैलकुलेशन को क्या किया थोड़ा छोटा किया था 9 का भाग दे लिया फिर इनको गुणा किया तो 22,338 अपने पास क्या आ गया आंसर आ गया वो क्या आ गया एलसीएम किसका आ गया 306 और 657 का। यही अपने को ज्ञात करना था बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था भी तो ये आप नोट कर लीजिए। और तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 आपका देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि इसमें ये पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 अंक शून्य पर समाप्त होगी यानी कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 अंक शून्य पर समाप्त होगी यानी लास्ट में n का मान 1 2 3 4 5 6 रखते जाइए और देखिए कि क्या किस घात के लिए शून्य किसी घात के लिए शून्य पर समाप्त होगी या नहीं होगी इसकी अपने को जांच करनी है। तो किस प्रकार से जांच करनी है कि कौन सी संख्या शून्य पर समाप्त होती है कौन सी संख्या शून्य पर समाप्त होती है। शून्य पर वही संख्या समाप्त होती है जिनका जो 2 से तथा 5 से दोनों से विभाजित हो किस पे जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए वही संख्या शून्य पर समाप्त होती है। तो देखिए इसका हल लिखिए कि अब मान लेते हैं कि संख्या देखिए ये यदि यहाँ से लिखते हैं यदि संख्या 6 अंक शून्य पर समाप्त होगी तो यह 2 तथा 5 से विभाजित होगी परंतु यह 2 से तो विभाजित होगी लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 6 अंक के गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आती। अब देखिए मैंने क्या लिखा है कि ये एक थोड़ी सी क्या है थ्योरी है थ्योरी पार्टी की। यदि संख्या 6 अंक शून्य पर समाप्त होती है कौन सी संख्या शून्य पर समाप्त होती है जो 2 या तथा 5 दोनों से विभाजित हो वो इस संख्या क्या है शून्य पर समाप्त होती है। लेकिन देखिए 6 अन है वो अन के किसी की मान के लिए 5 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी 2 से तो विभाजित होगी पर शून्य पर समाप्त होने के लिए 5 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए 6 अन के अपन गुणनखंड करती है यहाँ देखिए चूंकि 6 n बराबर 6 n के 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3
अब देखिए, या अन के किसी भी मान के, अन के प्राकृतिक मान लिखिए कोई भी, उसके लिए अब इसके गुणनखंड 6 के तो 2 और 3 ही हुए, 5 तो नहीं आया। अब किसी भी मान के लिए रख लो इस, यहाँ 5 तो नहीं आएगा, 5 से विभाजित कभी नहीं होगी। अगर 5 से विभाजित नहीं होगी तो इसका अंक जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा, इसका इकाई का अंक शून्य कभी नहीं आ सकता। अतः 6 अन किसी प्राकृत संख्या अन के लिए अंक शून्य पर समाप्त, अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं। ये अपने को देखो कि भी कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होगी वो जब वो 2 तथा 5 दोनों से विभाजित हो। ये 2 से तो विभाजित है, कैसे पता चला? क्योंकि 6 अन के गुणनखंड किए, तो 6 के गुणनखंड क्या किए? 2 और गुणा 3, तो ये तो गुणनखंड। अब अन का मान कोई भी रखते जाओ तो 5 आ जाएगा क्या? अन का मान देखिए 1 रखा मैंने तो ये का ये, 2 रखा तो 2 रखने पर यहाँ मैं लिख के देता हूँ, यहाँ 2 रख के देखो भी, 2 रख के देखा, 2 गुणा 3, यहाँ अन का मान 1 रखा पहले, फिर 2 गुणा 2 रखा, 3 रखा, तो ये तो इसमें 5 तो आएगा ही नहीं। अगर 5 नहीं आएगा तो इसके अंत में शून्य नहीं आएगा, इस 5 से विभाजित नहीं होगी तो इसके अंतिम अंक वो शून्य नहीं आएगा, तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए क्वेश्चन का, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है थोड़ा सा थ्योरी से बताना है, लिखना ज़्यादा, इसमें कैलकुलेशन जो है आपकी गणना कम है, बिल्कुल लिखावट का काम है, भाषा का उपयोग है इसमें, इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या है इसमें की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। भाज्य संख्याएं क्यों है ये हमें सिद्ध करना है, इसकी व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्या क्यों। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनमें स्वयं का भाग जाए और 1 का भाग जाए और उसके अलावा भी किसी और संख्या का भाग जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जैसे 13 एक अभाज्य संख्या, 13 खुद तो एक अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें एक तो स्वयं का भाग 13 का भाग जाता है और एक का जाता है और किसी अन्य भाग नहीं जाता। पर 14 क्या है? 14 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 का भी जाता है, 14 का भी जाता है और 2 का भी जाता है और 7 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 7 का भी जाता है। तो देखिए अब भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या कैसे हो सकती है? ये भाज्य संख्या इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? इसका स्वयं के अलावा और 1 के अलावा और भी अन्य संख्या का भाग जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। इसी प्रकार से ये हो जाएगी। अब तो देखिए किस प्रकार से कर, तो देखिए उत्तर ये देखिए संख्या क्या है? ये संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखिए ये कोई संख्या है, ये भाज्य संख्या कैसे हुई? एक तो 1 का भाग और इसके स्वयं का भाग के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाए, तो ये इसमें 13 कॉमन है, 13 कॉमन लिया, 7 गुणा 11 प्लस 1, ये हो गया 7 गुणा 11 प्लस 1, ये हो गया 13 गुणा
11 7 77 और प्लस 1 78। अब देखिए ये कोई संख्या, ये मान 13 और 78 को गुणा करने पर कोई संख्या प्राप्त होगी। तो इसकी देखिए जो संख्या भी उसकी ये गुणनखंड तो है, 13 का एक अभाज्य गुणनखंड है उसका, और 78 उसका ही गुणनखंड, 78 के भी अपन अलग गुणनखंड कर सकते हैं। क्या वह संख्या स्वयं के अलावा भी 13 का भी भाग जाएगा, उसमें 13 गुणनखंड है, 78 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी 2 का भी जाएगा, और भी संख्याओं का भाग जाएगा। पर उस स्वयं और एक के अलावा भी अपने पास एक गुणनखंड मिल गया अपने को, वो क्या है 13 एक गुणनखंड मिल गया, मतलब तीसरा गुणनखंड अपने को मिल गया, यानी तीसरी संख्या अपने को मिल गई कि जिससे वो विभाजित हो रही है, तो ये विभाज्य संख्या होगी। अतः उपरोक्त संख्या का स्वयं, अतः उपरोक्त संख्या से इस प्रकार से लिखते हैं, अतः उपरोक्त संख्या एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, अन्य संख्या से विभाजित होती है। अतः यह भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है कि वे स्वयं और भाज्य संख्या स्वयं और एक के अलावा भी एक अन्य संख्या, यानी 13 से एक अन्य संख्या से 13 भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, 13 संख्या भी लिख सकते हो, से विभाजित होती है, अतः ये संख्या विभाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार ये संख्या यहाँ पे ये देखिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसमें 5 क्या है, 5 यहाँ भी है और प्लस में 5 यहाँ भी है, तो क्या 5 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या है 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस, यानी ये कोई भी संख्या है, या मतलब इसको गुणा करने पर अपने पास कोई भी संख्या प्राप्त होगी। जैसे 7 गुना 6 42, इनको जोड़ के एक कोई भी संख्या मान लो होगी, तो उसको फिर 5 से गुणा करेंगे, बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी, उस बड़ी संख्या का ये गुणा में 5 है, या तो 5 एक गुणनखंड है, यानी वो 5 से विभाजित होगी, और स्वयं से तो होगी और 1 से होगी, यानी उसके क्या होगी गुणनखंड। पर स्पष्ट अपने पास गुणनखंड कितने, 3 गुणनखंड है, स्वयं 1 और इसके अलावा एक और अपने पास 5 गुणनखंड हो गया, एक अन्य संख्या यहाँ 13 से विभाजित होती है, तो विभाज्य संख्या। यहीं पर यह लिखना है कि उपरोक्त जो संख्या एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या 5 से भी विभाजित होती है, अतः ये संख्या भाज्य संख्या है। सबसे पहले क्या कर लीजिए, ये नोट कर दीजिए आप यहाँ तक, और उसके बाद ये अपनी कॉपी में नोट, ये अपना क्वेश्चन था। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, दोबारा और समझा देता हूँ एक बार
कि इसमें क्या है, अपन ने 13 कॉमन है, पहले वाला में यहाँ भी 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो 13 कॉमन ले लिया। यहाँ पे कोई संख्या आ गई यहाँ, फिर इसको अपन ये जो छोटी संख्या थी तो इसको इस प्रकार लिख दिया। तो ये इसको गुणा करने पर आपके पास मान लो कोई भी संख्या है तो वो स्वयं से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी। और इसमें क्या 13 गुना में है उस संख्या के, तो ये 13 उसका गुणनखंड होगा, गुणनखंड अपने को पता है, तो ये 13 से विभाजित होगी, स्वयं से होगी, 1 से होगी, उसके अलावा एक 13 से विभाजित हो गई। ये संख्या 13 से विभाजित हो गई तो इसका मतलब क्या होगी, ये विभाज्य संख्या, भाज्य संख्या होगी, क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। और इसी प्रकार ये 5 कॉमन लिया, यहाँ पे यहाँ कोई संख्या है वो स्वयं और 1 के अलावा 5 संख्या 5 से भी विभाजित होगी, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है दोनों की दोनों। ये अपन ने इसकी अपन ने क्या कर दी, इस क्वेश्चन में व्याख्या कर दी कि ये संख्या भाज्य संख्या क्यों। तो ये सब आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे, थोड़ा दिमाग में लाएंगे तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा ऐसे इसमें भाषा का प्रयोग है थोड़ा सा, वो कुछ नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी कोई खेल का मैदान, उसके चारों ओर क्या है, वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर, यानी सोनिया एक चक्कर लगाती है वो तो 18 मिनट में लगाती है, और जो रवि है वो एक चक्कर क्या है 12 मिनट में लगाते हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि दोनों एक स्थान से चले एक साथ और एक ही दिशा में, एक स्थान से इस तरह से चले एक साथ। ये देखिए ये एक वर्ताकार पथ है, इस पे चले और एक साथ ही चले, एक साथ ही चले, एक साथ ही चले। दोनों यहाँ सोनिया और रवि दोनों एक साथ ही चले यहाँ से और एक ही दिशा में चले। तो ये कह रहा है कि पुनः वापिस इसी एक स्थान पे वो कब मिलेंगे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। अब देखिए ये किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर अपन 18 और 12 का क्या कर लेते हैं, 18 और 12 क्या क्या एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें क्या है वो संख्या प्राप्त हो, वो समय प्राप्त हो जाएगा जिससे वो एक साथ मिलेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। वो किसका, 18 और 12 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है 18 और 12 का। तो लिख लीजिए, इसमें हल करते हैं। देखिए इसमें लिखते हैं कि सोनिया को ये दिया हुआ है, यहाँ लिख दीजिए, दिया है सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। ये तथा रवि को एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ये कि भी सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट और उस रवि को एक चक्कर पूरा करने में क्या कितना समय लगता है, 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों एक स्थान से एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करें तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, ये अपने को ज्ञात करना है। तो अतः अब देखिए, अब एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं भाई, एलसीएम ज्ञात करते हैं। 18 और 12 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ज्ञात करते हैं। अतः एलसीएम ज्ञात करते हैं तो 18 बराबर 18 के गुणनखंड कीजिए,
18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है तो 18 की गुणनखंड कीजिए। 18 की गुणनखंड अपने को पता है किस प्रकार से करते हैं। 18 इस सबसे पहले क्या है, सबसे छोटे अवधि संख्या 2 का भाग 9, फिर 3 का भाग 3, यानी 18 की गुणनखंड क्या होगी 2 गुणा 3 गुणा 3। और 12 की गुणनखंड क्या होगी 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग गया और 3। ये 12 के गुणन 2 दूनी 4, 4 3 12, ये 18 और 12 के गुणनखंड होगी। तो अब एलसीएम देखिए, अब एलसीएम ऑफ 18 और 12, एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम देखिए कितना होगा 18 और 12 का एलसीएम। अब देखिए इसमें जो कॉमन है जो क्या है एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया था किस प्रकार से निकालते हैं। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको तो एक ही बार लिखते हैं। उभयनिष्ठ क्या है 2 2 और 3 3, ये इसमें क्या है उभयनिष्ठ है, ये क्या है उभयनिष्ठ है। इनको तो एक बार लिखेंगे, ये दोनों 2 बार नहीं लिखेंगे। 2 और गुणा, यहाँ 3 बचा है यहाँ 2 है तो 3 लिखेंगे और नीचे वाला 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे ये 3 2 बार है और दोनों में उभयनिष्ठ है तो तीनों को एक ही बार लिखेंगे। ये अपने पास क्या आ गया, यह 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 यानी 4 गुणा 9, ये क्या आ गया 36। 36 ये क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। अभी एलसीएम 18 और 12 का क्या एलसीएम आ गया अपने पास 36। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 36 एलसीएम आ गया तो यानी 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः यहाँ पे लिखेंगे अपन अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना था, 18 और 12 का क्या करना था एलसीएम ज्ञात करना था। सबसे पहले क्या लिखा अपन ने, यहाँ से स्टार्ट किया था, दिया है क्या दिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितना 12 मिनट लगते हैं। तो ये दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ चलते हैं तो कितने समय बाद वे पूरा पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। तो वो क्या होगा 36 मिनट हो गई। उनका 12 और 18 का क्या ज्ञात कर लिया अपन ने एलसीएम ज्ञात कर लिया। एलसीएम 36 आया तो 36 मिनट बाद भी पुनः उसी स्थान पर मिले। कुछ नहीं इसमें एलसीएम ज्ञात करना था, कोई बड़ी महाभारत नहीं थी। ये आप इतना नोट कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी एलसीएम ज्ञात करना मैंने आपको पहले ही बताया था।